हेलो दोस्तों। तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया? आपने अभी तक पढ़ लिया नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट से जो क्या होता है मोल, कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, पार्टिकल्स दिया रहेगा, कैसे निकालेंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर आप देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स से जो रिलेटेड मैंने बताया है। उसके बाद अब इस नंबर ऑफ मोल्स का अब हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करेंगे। अब यहाँ से एक्चुअल में इसका यूज शुरू होगा। इस नंबर ऑफ मोल्स का यूज अब आप करोगे क्लास 12th में, जब आपका दिया है सॉल्यूशन चैप्टर। उस सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ का कंसंट्रेशन निकालने कहेगा, जैसे इसका कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। उसी में बहुत सारी चीज़ें जैसे वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको अब पढ़नी है। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। मतलब कि हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन, यहाँ पर एक वर्ड आया है कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो ये कंसंट्रेशन सिंपल सा आपको समझना है कि सर ये बात हो रही है सॉल्यूशन की, और जहाँ तक कि आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होती है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व रहता है या जो किसी चीज़ में घुला हुआ रहेगा, डिज़ोल्व्ड रहेगा, वो कहलाएगा मेरा सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो किसी को अपने में डिज़ोल्व कराएगा, वो होगा हमारा सॉल्वेंट। जैसे अगर हमारा पानी है और अगर हमारा शुगर, तो पानी में शुगर डिज़ोल्व है तो शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट, या वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जो चीज़ जनरली जो चीज़ें आपकी कम अमाउंट में होती है वो होती है आपकी सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो होती है सॉल्वेंट। तो अब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, पूरे मिक्सचर के रिस्पेक्ट में, या सॉल्यूट का कंपेयर करेंगे सॉल्वेंट के साथ, या सॉल्यूट का कंपेयर करेंगे पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन के साथ, यही कहलाता है आपका कंसंट्रेशन। तो अब इस कंसंट्रेशन का मतलब, इस कंसंट्रेशन टर्म में क्या सब आपको पढ़ने हैं। तो इस कंसंट्रेशन में ये मेनली क्लास जो होने वाली है वो कॉम्पिटिटिव व्यू से, जैसे अगर मान लो अभी आप 11th-12th में हो तो अभी आप इसको देखो। 9th-10th के लिए जो मैंने जो शुरू में बताया नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ तक की चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। आप जितनी नॉलेज अभी रखना चाहोगे ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। जो अभी 11th-12th में हो आपके लिए ये और ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपसे। तो मैंने पिछली क्लास को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो मैंने क्या से बताया, मैंने आपको बताया अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप क्या कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेरे 3 तरीका है। या तो मुझे मास दिया होगा तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, जो भी मेरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। या ग्राम एटॉमिक मास दिया होगा तो उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला और हो गया कि अगर वो मुझे पार्टिकल दिया है, गिवन पार्टिकल अपॉन में नंबर अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जब आपको पार्टिकल दिया रहेगा। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का अगर मुझे वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम, जो भी आपका क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है उसको आप डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से। तो ऐसा कर लेने से आपके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो अब कंसंट्रेशन टर्म क्या सब है हमें पढ़ने को। देखिए आपके सिलेबस में या आपके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है वो मैं बहुत सारा चीज़ बता देता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म, इसमें आपको मेनली पढ़ना है आपको वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा, इसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाता है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी इसी वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से ही रिलेटेड। एक हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन, एक हो जाता है पार्ट्स पर बिलियन।
पीपीबी, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन बताओ, पार्ट्स पर बिलियन बताओ, वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से सबके से बात करते हैं कि क्या होता है ये। मेनली इन सब में मैं जो आपको कहूँगा, मेनली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। अगर पूरे कंसंट्रेशन टर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है मोलैरिटी। फिर नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी जो आपका सिलेबस में जो है, मतलब जनरली जो सिंपल क्वेश्चन सब में मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से आपके लिए नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन भी रिस्पेक्टिवली, इन दोनों के बाद मोल फ्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं कि ये वेट बाय वेट परसेंट क्या है। चलिए बात कर लेते हैं कि वेट बाय वेट परसेंट। चलिए हम लोग समझते हैं कि ये वेट बाय वेट परसेंट क्या है। वेट बाय वेट परसेंट कह लो या मास बाय मास परसेंट कह लो, सिंपल सा। इसका सिंपल सा कहना है कि मतलब वेट बाय वेट परसेंट का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना है और टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 परसेंटेज है तो इनटू में 100, यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंट, यही हो जाएगा आपका वेट बाय वेट परसेंट। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि इफ, यहीं पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ 22 ग्राम, इफ 22 ग्राम बेंजीन, 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4, find weight by weight percent। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ मुझे वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। क्लियर है, वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। तो जनरली इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें सॉल्यूट क्या होगा। आप कहोगे कि सर आपने एक सिंपल सा भी तरीका बताया कि जो चीज़ कम अमाउंट में होगा वो होगा आपका सॉल्यूट। यहाँ पर 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम मेरा CCl4 है। इसका मतलब मुझे पता चल गया सर कि सॉल्यूट हमारा क्या है, बेंजीन, और सॉल्वेंट क्या है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट मीन्स CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, आपने कहा वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकलता है, इसी को मास परसेंट भी कहा जाता है या वेट बाय वेट परसेंट भी कह लो आप। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले सॉल्यूशन मेरा क्या तैयार होगा, तो आपने बोला कि 22 ग्राम बेंजीन है मेरा, 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम CCl4। तो एक्चुअल में जो हमारा सॉल्यूशन बना वो टोटल बना 144 ग्राम, 144 ग्राम। तो मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल सा कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, आपने कहा सर हमारा सॉल्यूट का वेट कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन, मान लो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन, तो आप कहोगे कि सर पूरे मिक्सचर में या पूरे सॉल्यूशन में हमारा बेंजीन कितना है, आपने बोला 22 ग्राम। और अभी जस्ट मैंने बताया कि सॉल्यूट का जो वेट है और पूरे सॉल्यूशन का जो वेट है, पूरा सॉल्यूशन कितना है, आपने बोला 144 है ना। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने से आपको वेट बाय वेट परसेंट पता चल जाएगा बेंजीन का, है ना। ये पता चल जाएगा बेंजीन का या सॉल्यूट का आप कह लो। मैं अगर आपसे पूछूं CCl4 का वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, अगर मैं वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूट इसका भी निकालूं तो आप कहोगे, अगर मैं सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, आपने बोला 122 अपॉन में 144। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली जब सॉल्व करोगे आपको, तो ये सॉल्व करने से मान लो ये 84 के आसपास, 84% के आसपास आ जाएगा, 84.7 के आसपास, 84% मान लो, और ये आप कह लो 16% के अप्रॉक्सीमेटली में आएगा। तो ये हो जाएगा इसका वेट बाय वेट परसेंट, ये इसका वेट बाय वेट परसेंट। इज दैट क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि वेट बाय वेट परसेंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसे आप जल्दी से लिख लो क्वेश्चन, ठीक है। इसे हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हुआ।
कुछ नहीं है, इसी में सिंपल सी बातें हैं कि एक डेफिनेशन अगर आपको याद है तो अगर मान लो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपसे कहा कि व्हाट डू यू मीन, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन लिखा रहेगा, 30% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl, 10% NaOH, वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, 10% यहाँ पर लिख लो, वेट बाय वेट परसेंट, 10% वेट बाय वेट परसेंट NaCl सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा सर 10% का मतलब क्या हुआ? आपने कहा 10/100, परसेंट को हटाओगे तो आप कहोगे 10/100। सर वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? तो आपने कहा सर वेट बाय वेट परसेंट का मतलब अगर 10% NaCl है तो बाकी 90% कुछ और होगा, तो इसका मतलब NaCl मेरा सॉल्यूट है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ 10% NaCl, बाकी का 90% सॉल्वेंट होगा। ये तो बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब 10% वाला जो होगा ये हमारा सॉल्यूट हुआ। तो आप कहोगे कि सर ये वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब अगर हमारा सॉल्वेंट 100 ग्राम होगा तो उसमें हमारा सॉल्यूट 10 ग्राम होगा। मतलब आप ये कहोगे कि सर इट मीन्स 10% NaCl का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl जो है वो डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, वाटर NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, मिल्क NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केरोसिन NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसका मतलब सिंपल सा हमें समझ में आया कि अगर उस सॉल्यूशन में 10 ग्राम अगर NaCl है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। आप कहोगे कि सर ग्राम में ही क्यों लेना है, मैं इसका मतलब 10 kg नहीं ले सकता? जरूर ले लीजिए, ये 10 kg अगर आप लोगे तो यहाँ 1000 kg करना होगा। मतलब अगर आप कहोगे 10 kg में तो आप कहोगे 100 kg ये लेना होगा। सिंपल सी बात है, 10 kg तो ये आप कहोगे 100 kg जो आपको लेना है। तो ध्यान रखना है कि आप केजी लोगे तो केजी लेना होगा, ग्राम लोगे तो ग्राम लेना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 10 kg NaCl 100 kg सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है। 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम NaCl में 10 क्विंटल अगर की मैं बात करूं तो 10 क्विंटल 100 क्विंटल में डिजॉल्व होगा। जो भी यूनिट आपको लेनी है ध्यान रखनी है ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। तो जनरली हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम से। तो आप कहोगे इसका मतलब हुआ सर कि 10 ग्राम, क्योंकि आप खुद सोचो ना 100 kg में कौन से कंसेंट्रेशन निकालने जाएगा, तो जनरली हम लोग बात करते हैं ग्राम में। 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा। तो आज के बाद अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लो मैं कहीं किसी क्वेश्चन में लिखूं 69% वेट बाय वेट H2SO4, इसका क्या मतलब हुआ? आप कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि 69 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड है, 69 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब हुआ कि अगर 50% से ज़्यादा है तो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट, बाकी चीज़ हमारा सॉल्यूट होगा, लेकिन सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम ही होगा। उस 100 ग्राम में 69 ग्राम ये है तो 31 ग्राम हमारा सॉल्यूट होगा। ये समझ में आया? तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि 10% अगर कहीं पर लिखा रहे तो इसका क्या मतलब हुआ, 10% NaCl या 10% NaOH कहने का क्या मतलब हुआ। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर अब हमें एक और चीज़ें समझनी है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ये कुछ नहीं है, ये भी वही कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूट का वेट दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब यही क्वेश्चन था कि 10% NaCl, अगर मान लो यहीं पर मैंने पूछा था 10% वेट बाय वेट, तो आपने कहा 10% वेट बाय वेट का मतलब हुआ, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब हुआ कि सर 10 ग्राम NaCl, 10% वेट बाय वेट NaCl डिजॉल्व्ड NaCl, तो इसका मतलब हुआ कि सर 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब अगर मान लो मैं यही कहता हूँ 10%
वेट बाय वॉल्यूम, अगर मैं लिखता हूँ 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ? आप कहोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम NaCl जो है वो डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये ग्राम लिया है तो यहाँ मिलीलीटर, यहाँ पर केजी लोगे तो यहाँ लीटर, ये आप कहोगे 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। सिंपल सी बात है, जो वही मैंने कहा, जो हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है वो आप लिख दोगे, मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो 100 से डिवाइड करोगे, सिंपल। यहाँ पर अब एक नेक्स्ट आपका जो टारगेट बनता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हुआ? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, आप यही सिर्फ कहोगे कि सर जो मेरा वॉल्यूम है सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम को मैं VOL शॉर्ट भी लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप इनटू में 100 कर दोगे सर, इसका मतलब हुआ ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हुआ। जैसे अगर मान लो यही चीज़ मैं अगर आपसे कह देता 10% NaOH, मान लो 10% NaOH, 10% NaOH वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा सर इसका मतलब हुआ कि 10 मिलीलीटर NaOH, 10 मिलीलीटर, क्योंकि इस बार वॉल्यूम है तो दोनों तरफ वॉल्यूम लेना होगा, 10 मिलीलीटर NaOH डिजॉल्व्ड है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यही मतलब हुआ, सिंपल सा। देखो अगर किसी क्वेश्चन में इन सब का मेन मकसद होगा कि आपको क्वेश्चन में जब कहीं भी लिखा रहेगा 10% NaOH, 30% NaOH, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आपको बस उसकी बातें समझ लेनी है कि वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में। जैसे ही लिखा रहेगा 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम वो चीज़ 100 ग्राम में डिजॉल्व है, या 10 kg में डिजॉल्व है, या 10 ग्राम 10 kg 100 kg में डिजॉल्व है, इस तरीके से। जनरली आपको ग्राम मिलीलीटर में सोचना है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है तो इसका मतलब हुआ कि 10 मिलीलीटर NaOH 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब इससे आगे की बातें हम लोग समझते हैं। अब यहीं पर एक चीज समझ लेते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm क्या होता है? देखो पार्ट्स मतलब सिंपल सा, जैसे अगर मान लो पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो अभी मैंने कहा कि 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन था, 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन था, आपने कहा इसमें 10 ग्राम मेरा सॉल्यूट और 90 ग्राम मेरा सॉल्वेंट, तो यही कहलाता है इसका पार्ट्स। तो अब यही पार्ट्स यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा था वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आपको पता है परसेंट का मतलब हम लोग 100 मान के चलते हैं, इसीलिए आप देख रहे हो हर बार 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर ppm, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶, तो पार्ट्स क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब सिंपल सी बात, यही डेफिनेशन होगी, चाहे वो वेट बाय मतलब पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स अब कुछ भी हो सकता है, या तो मैंने कहा 10 ग्राम हो सकता है, 10 मिलीलीटर हो सकता है, यहाँ 10 मिलीलीटर हो सकता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो हमारा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर ये हो, मतलब 10 ग्राम ये हो, पहली बात कंडीशन, तो वेट बाय वेट परसेंट। फिर मैंने कहा कि 10 ग्राम अगर ये वेट हो तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा हमारा। फिर मैंने कहा अगर ये 10 मिलीलीटर आपने सॉल्यूट लिया तो 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में हमारा डिजॉल्व्ड होगा, तो ये हमारा सॉल्वेंट नहीं, हमारा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वही चीज को पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का पार्ट कितना है, पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो मास में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो आपका दिया है वो अपॉन में पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपका पार्ट्स कुछ भी हो सकता है वो आपका सॉल्वेंट नहीं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर बात हो रही थी परसेंट से, इसीलिए मैं हर बार 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब यहाँ पर बात हो रही है मिलियन में, तो ये जो पार्ट्स है ना, ये आप 100 में नहीं निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो मिलियन में। इसका सबसे बड़ा यूज होता है, जैसे आप देखोगे कि एयर पॉल्यूशन सबको मेजर किया जाता है, तो आपको बताया जाता है कि आज इतना पॉल्यूशन है, आज इतना पॉल्यूशन है, तो इन सब को निकाला जाता है मिलियन में। तो ये निकाला जाएगा पार्ट्स जो भी सॉल्यूट का है और पूरे सॉल्यूशन कितना है उसका, उसमें इन दोनों का पार्ट्स निकाल लिया और इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। यहीं पर अगर आपसे ppb पूछ दे, पार्ट्स पर बिलियन, बस यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन,
पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि पार्ट्स का मतलब, और यहाँ पर बिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 9, बिलियन का मतलब हो जाता है 10 टू द पावर 9। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जैसे ही पूछेगा आपको समझ लेना है कि ये क्या हुआ। देखिए एक बार मैं फिर से इतनी चीज़ों को रिवीजन करा देता हूँ। मेरा टर्म है कंसंट्रेशन, मतलब टर्म पढ़ने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि दो चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है उसका परसेंटेज या क्या है उसका अमाउंट। तो आपने कहा कि अगर वेट बाय वेट परसेंट मेरे से पूछा जाएगा तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करूंगा, और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई। वेट बाय वॉल्यूम, तो जो वेट ऑफ सॉल्यूट है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पूछेगा तो जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसको मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करूंगा। पार्ट्स पर मिलियन पूछा जाएगा तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसको पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, ये हमारा वेट में हो सकता है, ये हमारा ग्राम में हो सकता है, ये हमारा मतलब ग्राम में हो सकता है, ये हमारा मिलीलीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको रखना है। जो आपका सॉल्यूशन का पार्ट दिया है, सॉल्यूशन भी आपका ग्राम में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है, कुछ भी दिया रहेगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, मिलियन रहेगा तो 10 टू द पावर 6, बिलियन रहेगा तो 10 टू द पावर 9। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि क्या है। हाँ, तो अब हम लोगों को आगे समझ लेना है। चलिए, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि कंसंट्रेशन टर्म में कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है पीपीएम, क्या होता है पीपीबी। अब हम लोग एक बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। जी सर, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, चलिए मोल फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लो ये हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार है, इसमें जो ए है हमारा, ये ए है हमारा सॉल्यूट, और बी जो है हमारा, ये है हमारा सॉल्वेंट, ये बी सॉल्वेंट है। या ऐसे समझ लो ना, ये आपका शुगर है, ये आपका वाटर है, तो शुगर आपका सॉल्यूट होगा और वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। ये समझना है आपको। अब बताओ कि जब सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो एक तो पहला चीज आपने समझ लिया कि वेट बाय वेट परसेंट से उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। कभी कभार अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नंबर ऑफ मोल दे देगा, कहेगा कि ए का जो नंबर ऑफ मोल है वो इतना है, तो बी के इतने नंबर ऑफ मोल में डिजॉल्व है। तो जब भी अगर मान लो ए सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये डिजॉल्व्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब जैसे ये कहेगा, जैसे आपसे ये कहेगा क्वेश्चन में कि एक मोल NaCl, एक मोल NaCl डिजॉल्व्ड है 5 मोल इसमें पूरे मतलब CCl4 में, तो आपको पता चल गया कि 1 मोल मेरा सॉल्यूट हुआ और 5 मोल मेरा सॉल्वेंट हो गया। ये आपको समझना है। तो अब जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो देखिए अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में दोनों चीज़ का, यहाँ पर एक टर्म है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर एक टर्म आपको आया हुआ है, देखिए डेफिनेशन याद करने की कोशिश मत करो, डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। मोल फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है? ये फ्रैक्शन है किसका? मोल का। जैसे आपको मान लो एग्जाम में 500 का एग्जाम होता है आपका, 500 में मान लो आपको नंबर मिलता है 420, तो मैंने पूछा आपका फ्रैक्शन कितना है? आपने बोला सर टोटल 500 का एग्जाम था और उसमें से मुझे 420 मिला, तो ये आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरीके से मेरा जो सॉल्यूशन था, मेरे सॉल्यूशन में ए मेरा सॉल्यूट था, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स ए है, बी का नंबर ऑफ मोल्स बी है। तो मैंने पूछा पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ? आपने बोला Na प्लस में Nb। मैंने पूछा इस पूरे सॉल्यूट मतलब पूरे मोल में, ये मेरा हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये टोटल आप समझ लो, ये टोटल जो आपका एग्जाम हुआ, इस टोटल एग्जाम में ए को कितना मिला? तो ए को कितना मिला? Na। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे वाले लेटर से डिनोट करूंगा, इसे कहूंगा काई। तो अगर मान लो मैं काई ए निकालना चाहता हूं तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है। मतलब ए को कितना मार्क्स मिला, जैसे देखो ए को कितना मार्क्स मिला 420, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? आपने बोला 500,
तो ए को नंबर ऑफ मोल्स मिला, ए को मिला Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो Na प्लस में Nb, ये हो जाएगा इसका ए का मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसे पढ़ोगे आप काई बी, या कोई इसे जीटा भी बोल देता है, कोई काई बी, लेकिन ये काई ही है, काई बोला जाता है इसे, काई बी। तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे कहेंगे कि बी को कितना मिला, तो आप कहोगे बी का नंबर ऑफ मोल्स तो Nb है, तो जो बी का नंबर ऑफ मोल्स है Nb, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो Na प्लस में Nb, तो ये हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमने क्या समझा। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि सर मोल फ्रैक्शन क्या हुआ। तो मोल फ्रैक्शन हमने समझ लिया कि सर अगर हमारा कोई सॉल्यूट होगा तो उसमें हमारा अगर ए सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स होगा Na, बी का नंबर ऑफ मोल्स होगा Nb। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकालना चाहता हूं तो ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो, और बी का जो टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी Na प्लस में Nb, ये आपको समझना है। फिर उसी तरीके से आपको समझना है कि बी का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा, बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या है उसको डिवाइड कर दीजिए Na प्लस में Nb। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया बताओ मुझे टोटल मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब काई ए प्लस काई बी क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर दोनों का एलसीएम तो यही हो जाएगा Na प्लस Nb न्यूमरेटर में, Na प्लस Nb डिनोमिनेटर में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है। सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर मान लो एक सॉल्यूशन, एक आपने सॉल्यूशन बनाया A B C D, ये बहुत सारे इसमें ये पार्टिकल्स मिलाया है आपने, बहुत सारा मिलाया हुआ है, तो इन सब का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जैसे इन सब का मैं काई ए निकालना चाहता हूं तो आप कहोगे ए का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको सब के साथ डिवाइड कर दीजिए, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल से प्लस बी के नंबर ऑफ मोल से प्लस सी के नंबर ऑफ मोल से, इन सब से डिवाइड कीजिए। फिर उसी तरीके से नंबर ऑफ काई बी कैसे निकालोगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप कहोगे कि बी का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे नंबर ऑफ मोल्स से, मतलब Na प्लस में Nb प्लस में Nc, ये आपको ध्यान में रखना है, Nb प्लस में Nc, ये इन सब से। तो इसी वजह से इन सब को जब आप ऐड करोगे, मैंने पूछा आपसे काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इन सब को जब आप ऐड करोगे तो देखो ऊपर क्या होता जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, इन सब को फिर ऊपर डॉट 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 होता चला जाएगा, नीचे में भी क्या होता जाएगा, Na प्लस में Nb प्लस में Nc, तो आपने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब सेम हो जाएगा। तो इसी वजह से सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, ये फॉर्मूला, ये होगा 1, ये होगा 1। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं मोल फ्रैक्शन पे कि हमने क्या सब पढ़ा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass
इन CCl4। देखिए मैंने कहा था कि ये इस तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ बेंजीन का जो किसी सॉल्यूशन में 30% बाई मास है, और वो सॉल्यूशन क्या है हमारा, वो सॉल्यूशन है हमारा CCl4, मतलब वो सॉल्वेंट CCl4 में डिजॉल्व्ड है, मतलब CCl4 हमारा सॉल्वेंट हुआ और बेंजीन हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो मतलब अब जैसे मैंने आपको कहा 30%, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ। आपने बोला कि सर इसका मतलब हुआ कि 30 ग्राम बेंजीन जो है ना, 30 ग्राम बेंजीन ये डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम हमारा बेंजीन है। तो मैंने पूछा अगर 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है और उसमें 30 ग्राम अगर बेंजीन है और बाकी क्या बच गया, सॉल्वेंट, इसका मतलब 70 ग्राम क्या होगा। आपने बोला सर 70 ग्राम हमारा CCl4 होगा, 70 ग्राम हमारा CCl4 होगा। यहाँ इसीलिए मैंने कहा था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेट बाय वेट परसेंट। ये दिया नहीं है क्वेश्चन में 70 ग्राम, लेकिन ये आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे आपको निकालनी है। ये कहा कि 30% बाय मास, इसका मतलब मैंने क्या पढ़ा, 30% का मतलब मैंने समझा कि सर 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व्ड है। तो 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने का मतलब हुआ कि बाकी का जो 70 ग्राम है वो हमारा CCl4 है। तो अब आपको दोनों का मास पता चल गया। अब आपको ये बताओ आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपने कहा सर मुझे क्वेश्चन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो एक बेंजीन का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेंजीन का अगर मोल फ्रैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, आप कहोगे कि सर इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन चाहिए। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4। इसको जब डिवाइड कर दोगे तो आपको कहोगे कि सर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता चल जाएगा। अब बेंजीन का मोल कैसे निकाला जाए, आप कहोगे बिल्कुल आसान है सर, आपने पिछले लेक्चर में आपने हमें समझाया कि बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करोगे, क्योंकि बेंजीन का मास तो दिया हुआ है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, इसका मुझे मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालने का तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो भी आपका मास दिया हुआ है, जो भी आपका मास दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से। तो गिवन मास को मैं डिवाइड कर दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मुझे मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल लूंगा। मैं ऊपर लिख देता हूं देखो, तो आपने कहा कि सर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ मतलब इसका जो बेंजीन का जो नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, मैं आपने कहा कि मुझे इसका मास दिया हुआ है 30 ग्राम, ये 30 ग्राम दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन 6 है तो 72, और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो 6 हाइड्रोजन का हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आपने कहा 78 हो जाएगा। एक कार्बन का मास 12, 6 कार्बन तो 72, एक हाइड्रोजन का मास 1, 6 हाइड्रोजन तो 6, तो यहाँ पर मुझे हो गया 78। इसका हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 क्या होगा, तो आपने कहा कि सर CCl4 का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए CCl4 का मास कितना दिया हुआ है, आपने बोला 70। फिर आपने कहा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का देखो यहाँ पर कार्बन 1 है तो एक कार्बन का 12, कार्बन क्लोरीन का 35.5, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 142, उसको 12 से ऐड कर दोगे तो 142 को 12 तो 154। तो आपने कहा सर ये मुझे पता चल गया। अब आपको जब दोनों का नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन नहीं पता चल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी C6H6। आपने बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन पता चल गया 30 अपॉन में 78 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना 30 अपॉन में 78 प्लस में 70 अपॉन में 154। इन सब को सॉल्व कर लो, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता चल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 पूछ दिया जाए तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल आसान है,
बिल्कुल आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालने के लिए CCl4 का नंबर ऑफ मोल क्या है, तो CCl4 का नंबर ऑफ मोल 70/154 और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल तो दोनों कंडीशन में हर बार सेम ही होगा, 30/78 प्लस में 70/154। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, इस क्वेश्चन में सिर्फ बेंजीन का पूछा जा रहा था तो मैंने सिर्फ बेंजीन का बताया, आपसे क्वेश्चन में CCl4 भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। आपको क्या टारगेट होना चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो कभी कभार क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा टर्म, इससे आप बाकी चीजें निकालोगे कि वो कितना मास दिया है, मास दिया रहेगा तो बाकी चीजें उससे नंबर ऑफ मोल पता कर लोगे, तो इसका भी बाकी सॉल्वेंट का भी मास पता चल जाएगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल पता कर लोगे। फिर जो नंबर ऑफ मोल इसका है टोटल से डिवाइड कर दो, जो नंबर ऑफ मोल इसका है टोटल से डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है मोलैलिटी के बारे में, और मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीन इंपॉर्टेंट हिस्सा बचता है। तो मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी एक साथ कर लेने की, फिर हम लोग समझते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी सिंपल कुछ नहीं है, एक लाइन की बस बात है, लेकिन पहले मोलैलिटी कर लेते हैं, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी। तो चलिए इतना तक आप लोग नोट कर लो।